वह बरगद का पेड़ पुरानी मस्जिद की टूटी दीवार के बीच निकला हुआ था। अली की पतंग उसकी टहनियों में फंस गई थी। फटी कमीज पहने छोटा सा अली नंगे पैरों से गली में लगे पत्थरों को पार करता हुआ अपने दादा के पास पहुंचा। उसका दादा अपने पिछवाड़े के आंगन में धूप में बैठे हुए थे। दादा जान, लड़के ने पुकारा, मेरी पतंग गई। बूढ़ा दादा अपने स्वप्न से झटके से जगा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी बड़ी दाढ़ी, जो कि बुर्राक सफेद होनी चाहिए थी, लाल दिख रही थी, मेहंदी में रंगी होने की वजह से। क्या मांझा टूट गया? बूढ़े ने पूछा। पहले जैसी डोर अब कहाँ मिलती है? नहीं नहीं दादा जान, मेरी पतंग बरगद के पेड़ में फंस गई। बुढ़ा जोर से हंसा। तुम्हें ठीक से पतंग उड़ाना सीखना है अभी मेरे बच्चे। मुश्किल तो ये है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें सिखा नहीं सकता, पर तुम्हें कोई नई पतंग जरूर दूंगा। उसने कुछ देर पहले ही पतले कागज और रेशम की एक नई पतंग बनाकर धूप में सूखने के लिए रखी थी। गुलाबी रंग की हरे पुछल्ले वाली पतंग। बूढ़े ने वह पतंग अली को दे दी और अली ने अपने नन्हे हाथों के बल अपने बल उचक कर दादा का पोपला मुंह चूम लिया। इस पतंग को मैं नहीं खाऊंगा, उसने कहा। चिड़िया जैसी उड़ेगी ये पतंग। और अपनी एड़ियों पर घूमकर कूदता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। बूढ़ा धूप में बैठा सपने देखता रहा। उसकी पतंगों की दुकान कब की खत्म हो चुकी थी। एक कबाड़ी ने वह जगह खरीद ली थी। अपना दिल बहलाने के लिए वे पतंगे अभी भी बनाता था, जिससे उसके पोते को भी अच्छा लगता। पर बहुत कम लोग अब पतंग खरीदते थे। बड़े तो उन्हें बहुत मामूली चीज मानते थे, और बच्चे बच्चे पैसा पाकर सिनेमा देखना पसंद करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पतंग उड़ाने के लिए कोई खाली जगह नहीं रह गई थी। जो खुला घास का मैदान पुराने किले से लेकर नदी किनारे तक फैला था, उस सारे मैदान को शहर निगल गया था। बूढ़े को वो पुराना जमाना याद आता था, जब बड़े बड़े लोग पतंग लड़ाते थे। पतंगे आसमान में तेजी से घूमती थी और झपट्टा मारती थी, एक दूसरे के धागे में फंस कर खींचती जाती थी। और जबकि एक पतंग कट नहीं जाती, वह वह हारी हुई कटी पतंग अपने धागों से मुक्ति पाकर नीले आसमान में पता नहीं कहाँ चली जाती थी। उस जमाने में पतंग के लिए बाजियां लगा करती थी। उस समय पतंगबाजी शाही शौक था। बूढ़े ने याद किया कि कैसे नवाब साहब खुद नदी किनारे अपने दरबार के साथ आते थे और राजसी शौक में समय बिताते थे। तब लोगों के पास बहुत समय था, जो कि वह एक नाचते हुए दिल को खुश करने वाले कागज के टुकड़े के साथ मौज मस्ती में बिता सकते थे, चाहे घंटा भर ही क्यों ना हो। आजकल लोग दौड़ते ही रहते हैं, उम्मीदों का जोश लिए। किसी के पास समय नहीं है। नाजुक चीजें जैसे कि पतंग उड़ाना या आंख बंद कर सुनहरे सपने देखना पैरों तले रौंद दी जाती हैं। जब वह जवान था, तो महमूद पतंग बनाने वाले के नाम से सारे शहर में जाना जाता था, और उसकी कुछ विशेष सजावट वाली पतंगें उन दिनों में 3 या 4 रुपए तक में बिकती थी। एक बार नवाब साहब के कहने पर उसने बहुत ही खास किस्म की पतंग बनाई थी, जैसी किसी ने कभी नहीं देखी थी। उसमें एक कतार में लगे छोटे छोटे कागज के गोलाकार टुकड़े, जो हल्के बांस के फ्रेम में जड़े हुए थे। हर गोले के दोनों तरफ एक एक घास का गुच्छा लगा दिया गया था, जिससे उसका संतुलन बना रहे। सबसे ऊपर वाला कागज का गोला एक तरफ फूला हुआ था, और उसके ऊपर एक अजीब सा चेहरा बना दिया गया था, जिसमें आंखों की जगह दो छोटे छोटे गोल शीशे जड़े गए थे। गोले गोल सिर से पूंछ तक आकार में घटते जाते थे और कुछ लहराते थे, और पतंग ऐसी लगती मानो कोई सांप सड़क पर रेंग रहा हो। इस बोझिल सी बनावट और जमीन से ऊपर उठना उठाना इसे बोझिल सी बनावट को जमीन से ऊपर उठाना बहुत बड़ी कला का काम था। सिर्फ महमूद ही उसे हवा में उड़ा सकता था। सभी ने महमूद की बनाई ड्रैगन पतंग के बारे में सुन लिया था,
और कहने लगे कि वह पतंग तिलिस्मी है। जब नवाब साहब के सामने उड़ाने के लिए वह पतंग पेश की गई, तब अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। पहली कोशिश फिजूल गई। पतंग जमीन से उठी ही नहीं। बस कागज के गोलों ने एक रुआसी शिकायत भरी सरसराहट की। हिलने से पतंग की आंखों में जो शीशे की बनी थी, सूरज की रोशनी की चमक उठी और पतंग एक जानदार सी चीज लगने लगी। फिर सही दिशा से हवा आई और ड्रैगन पतंग आसमान में उड़ गई। इधर-उधर छटपटाते हुए ऊपर उठने लगी। ऊंची और बहुत ऊंची चली गई। सूरज की रोशनी में शीशे लगी आंखों वाली चमकने लगी। जब ये बहुत ही ऊपर उठ गई, तो हाथ में पकड़ी रस्सी पर जोरों का झटका लगने लगा। महमूद के लड़कों ने चरखी को संभाला। पतंग जोर मारती रही। वह टूट कर निकलना चाहती थी, आजादी चाहती थी, अपने मन की मौज के अनुसार जीना चाहती थी। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। रस्सी टूट गई। पतंग सूरज की तरफ लपकी और आसमान की ओर शान से जाने लगी और फिर आंखों से ओझल हो गई। वह पतंग कभी नहीं मिली और महमूद ने सोचा कि उसने पतंग में जीवन भर दिया था। वह बिल्कुल जीती जागती चीज हो गई थी। उसने दोबारा वैसी पतंग नहीं बनाई। उसने नवाब साहब को एक गाने वाली पतंग बनाकर दी। जब वह हवा में उठती तो वायलिन बजने सी आवाज आती थी। वे आराम भरे दिन थे। अब नवाब साहब कुछ साल अब नवाब साहब जो कुछ साल पहले मर चुके थे और उनके आवारिस काफी गरीब थे। करीब करीब महमूद जैसे। किसी जमाने में पतंग बनाने वालों को आश्रय देने वाले लोग होते थे, जैसे कवियों को सहारा देने वाले लोग थे। पर अब महमूद को गली में कोई नहीं जानता। गली में अब इतने लोग रहने लगे हैं कि इनके पास पड़ोसियों की मिजाज पुरजे का समय ही नहीं था। जब महमूद छोटा था और बीमार पड़ता था तो सारा पड़ोस आकर उसकी तबीयत पूछता। अब जब उसके दिन पूरे होने को आए थे, कोई कभी मिलने नहीं आता। सच तो ये भी था कि उसके पुराने दोस्त सब मर चुके थे और उसके लड़के उम्र दराज हो चुके थे। एक तो पास के गैराज में काम करता था, दूसरा पाकिस्तान में ही रह गया था। बंटवारे के समय वह वहीं ही रह गया और वापस यहाँ रिश्तेदारों में नहीं आ सका। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग ले जाते थे, अब जवान थे और मुश्किल से अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। उनके पास एक बूढ़े आदमी और उसकी पुरानी यादों के लिए समय कहाँ था? वे एक तेजी से बदलती और होड़ भरी दुनिया में बड़े हुए थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा बरगद, दोनों ही उनके लिए सिर्फ उपेक्षा के पात्र थे। हल्ला-गुल्ला मचाती, माथे में पसीना बहाती आम आदमी की दुनिया जो उनके आसपास थी, अब उसका इन दोनों से कोई लेना-देना नहीं था। अब लोग बरगद के पेड़ तड़े अब लोग बरगद के पेड़ तले जमा होकर अपनी समस्याओं, अपनी योजनाओं के बारे में बातें नहीं करते थे। सिर्फ गर्मियों में कभी-कभी कड़ी धूप से बचने के लिए वहां खड़े हो जाते थे। पर वह छोटा था ना, महमूद का पोता, महमूद का बेटा पास ही काम करता था। म- महमूद उस छोटे लड़के को जाड़ों की धूप में खेलते हुए देखता और एक तंदुरुस्त पौधा रोज कुछ नई पत्तियां निकाल कर बढ़ता है, वैसे ही अली भी महमूद की आंखों के सामने बढ़ रहा था। पेड़ों और आदमियों में बहुत कुछ एक सा होता है। हम धीरे-धीरे बढ़ते हैं, अगर हमें कोई चोट ना पहुँचाए, भूखा ना रखे या काट ना डाले तो। जवानी में हम अपनी शान से देखने वालों की आँखों में चमक ले आते हैं। बुढ़ापे में कुछ झुकने लगते हैं, हमारी शाखाएँ, थके हाथ-पैर धूप में फैलाते हैं और फिर लंबी साँस खींचकर आखिरी पत्ते बिखेर देते हैं। महमूद उस पुराने बरगद के पेड़ सा था। उसके हाथ भी झुर्रियों भरे थे, टेढ़े-मेढ़े हो गए थे, बरगद की जड़ों की तरह। अली तो उस छोटी छुई-मुड़ की पेड़ की तरह था, जो कि आंगन के दूसरे कोने में बोया गया था। 2 साल में अली और छुई-मुई का पेड़ दोनों ही तरुणाई की ताकत और आत्मविश्वास पा जाएंगे।
सड़क की आवाज़ें धीमी होने लगी। महमूद को लगा शायद उसे नींद आ रही है और वह फिर सपने देखेगा। कभी-कभी वह पतंगों को सपने देखता, एक ऐसी पतंग का जो हिंदुओं के भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ की तरह सुंदर और ताकतवर दिखती होगी। वह अली के लिए बहुत ही गज़ब की पतंग बनाकर जाना चाहता था। अली के लिए छोड़ने के पास उसके पास और था ही क्या? अली की आवाज़ दूर पर सुनाई दी। उसे नहीं समझ आया कि अली उसे ही पुकार रहा है। ऐसे लग रहा था कि आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। अली आंगन के दरवाजे पर खड़ा पूछ रहा था, क्या अम्मी बाजार से लौट आई हैं? महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया। अली ने दोबारा पूछा और दादा की तरफ बढ़ा। बूढ़े ने सिर पर बूढ़े के सिर पर धूप तिरछी पड़ रही थी। एक छोटी तितली उसकी बड़ी सी दाढ़ी पर बैठी थी। महमूद चुपचाप था। अली ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे, पर महमूद ने कुछ नहीं किया। बस एक आवाज सी आई, जैसे अली को जेब में रखे कंचे जब आपस में रगड़ते थे, तब आती थी। अली एकदम से घबरा गया और दरवाजे की तरफ गया। सड़क पर दौड़ता हुआ जोर-जोर से अपनी माँ को बुलाने लगा। तितली बूढ़े आदमी की दाढ़ी से उठकर छुई-मुई के पेड़ पर जाकर बैठ गई। हवा का झोंका आया और उसने पेड़ में फंसी पतंग को निकालकर हवा में ऊंचा फेंक दिया। वह फटी पतंग उस कश्मकश से भरे शहर से निकलकर अनजाने नीले आसमान में कहीं चली गई। ये रस्किन बॉन्ड की कहानी थी। दरअसल इंग्लिश की कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद है पतंग वाला है। तो ये कहानी। थैंक यू अर्पणा जी, पतंग वाला कहानी को एक बार हम लोगों के सामने साझा करने के लिए। हमारे साथ कई साथी अपने हैंड रेज कर रहे हैं, तो एक एक करके बात सुनते हैं। जी नूपुर जी। अर्पणा जी, आपने बहुत सुंदर कहानी याद दिलाई। बहुत समय पहले कहीं पढ़ी थी और बहुत मन को छू गई थी। आज फिर से आपके मुंह से वो कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर चयन आपका है और बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल। वेरी वेल डन। थैंक यू नूपुर जी। कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा है। पूनम जी लिखती हैं, अर्पणा, यू हैव प्रेजेंटेड योर स्टोरी वेरी इमोशनली। आरिफ जी ने भी कमेंट किया है, राज जी ने कमेंट किया है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। और भी कोई साथी अपने विचार रखना चाहते हैं तो हैंड रेज करके इस कहानी पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। दिलबाग जी का कमेंट है। स्टोरी तेरे को लग रहा है तो करा ले। हेमराज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हेमराज जी म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। चित्रा जी ने कहा है बहुत मार्मिक कहानी। पारुल जी का कमेंट है, कहानी का चयन भी बहुत अच्छा है और आपकी प्रस्तुति भी बहुत बढ़िया। दिलबाग जी का कमेंट है, स्टोरी टेलिंग बहुत ही सुंदर है। चित्रा जी बहुत बढ़िया। आरती, बेहद शानदार कहानी और बेहद शानदार प्रस्तुति। विजय लक्ष्मी जी का कमेंट है, इमोशनल स्टोरी प्रेजेंटेड वेरी ब्यूटीफुली। जी सुशीला जी का हैंड रेज है। जी सुशीला जी। सुशीला जी आप म्यूट हैं। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी कहानी थी, मैंने बहुत प्यार से सुनी। इसका जो जैसे कि इसके कैरेक्टर है, कैसे बुढ़ापा आता है, उसमें इंसान क्या सोचने लगता है, क्या करता है, कैसे वो न्यू जनरेशन दिखता है, बहुत सारा बहुत अच्छा था और उनका कहने का तरीका भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी स्टोरी थी। जी थैंक यू। थैंक यू सुशीला जी।
जी शिव कुमार जी। जी कहानी मुझे सुन के बहुत बहुत मतलब मैं थोड़ा सा भावुक महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। कहानी सच में लाजवाब है। मैं खुद एक पतंगबाज हूँ, एक्चुअली पतंग उड़ाता हूँ मैं, और मेरा बस चले तो पूरे साल में पतंग उड़ाऊं। और मैं देश में जो पतंग बनाते हैं कलाकार, मतलब अलग अलग शहरों में, चाहे वो यूपी है, कलकत्ता है, राजस्थान है, मैं बहुत सारे पतंग बनाने वाले लोगों से मिलता भी हूँ, जानता भी हूँ, और देश के प्रसिद्ध कलाकारों की पतंगें मैं कलेक्ट भी करता हूँ। तो ये कहानी जब मैं सुन रहा था तो उन सबके बहुत सारे लोगों के चेहरे, उनकी जिंदगी, उनके छोटे छोटे घर, उनके संघर्ष लगातार मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने एक फिल्म की तरह घूम रहे थे। सो मतलब बहुत ही कनेक्टेड और इमोशनल फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिव कुमार जी। जी आरिफ जी।